प्रिय छात्रों, आपको इन वीडियो के अलावा और कुछ भी देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे पेपर में सिर्फ इन्हीं वीडियो से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं है, अन्य और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप संतुष्टि के लिए देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के बाद आप साइंस के हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यहाँ देखिए, आपका प्रश्न है काला सोना वास्तव में है। अब इसको पेट्रोलियम से इसको रिलेट करते हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम है यह भी आपका सोने की तरह कीमती है। इसलिए पेट्रोलियम पदार्थों को काला सोना कहते हैं। आपको क्या रखना है? पेट्रोलियम काला सोना। क्योंकि जो पेट्रोलियम है आपके पास फोर व्हीलर है तो उसमें डीजल या पेट्रोल, तो डीजल है, ये भी क्या है? ये पेट्रोलियम है। आप सुबह जगते हो सर्दियों में या कभी भी आप जो वैसलीन लगाते हो वो भी क्या है? पेट्रोलियम है। तो ना जाने ऐसे कितने पदार्थ हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों से बने हैं। इसीलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। प्रकाश वर्ष संबंधित है दूरी से। तो प्रकाश वर्ष का दूरी से कैसा संबंध है? आप कहोगे सर उजाले से संबंध हो सकता था, ऊर्जा से संबंध इसका हो सकता था, दूरी से इसका कैसे संबंध है? तो बच्चों, जो वस्तुएं बहुत बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, करोड़ों किलोमीटर दूर होती हैं, कितनी? करोड़ों किलोमीटर दूर होती हैं, तो उनको नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष से नापते हैं। आप कहोगे सर ऐसा कोई मात्रक है जो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है? हाँ, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है आपका पारसेक। कौन सा? पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। यह 3 गुना बड़ा है प्रकाश वर्ष से। आप कहोगे सर प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो ये आपको आना चाहिए। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होते हैं। एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, एक साल में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक, और यह कितना होता है? 3.26, माना 3 गुने से ज़्यादा होता है। किससे? इस दूरी से। इसका 3 गुना होता है पारसेक। द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। जनन माने क्या होता है? जनन माने होता है जन्म, आपका हमारा जन्म। जन्म 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका लैंगिक तरीके से, जिसमें 2 लोगों की आवश्यकता होती है, और एक होता है आपका अलैंगिक तरीके से। अलैंगिक तरीके से जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा ही, माने एक जंतु के द्वारा ही संतान उत्पत्ति होती है। ये यहाँ आपको पता होना चाहिए। तो जो लैंगिक जन्म किस में होता है? अपन लोगों में होता है, मनुष्यों में होता है। तो हम यहाँ बताना चाहते हैं आप, तो जो द्विखंडन है इसके द्वारा जो जनन होता है अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है। अगर हम अमीबा किसी भी आकृति का होता है, अमीबा किसी भी आकृति का होता है। अगर इसमें जनन होना है तो क्या होता है? इस तरीके से टूट जाएगा। कुछ ही दिनों बाद आपको 2 अमीबा दिखने को मिलेंगे। आप इसको याद कर लो। अगर विखंडन भी पूछा जाए तब भी आपको आंसर क्या करना है? अमीबा। तो विखंडन के द्वारा जनन किस में होता है? अमीबा में। द्विखंडन के द्वारा जनन किस में होता है? अमीबा में। आप कहोगे सर कि सिर्फ अमीबा में ही ये सारी क्रियाएं होती हैं, और कोई जंतु है दुनिया में कि द्विखंडन के द्वारा जनन हो? तो बिल्कुल
पैरामीशियम याद कर लो, पैरामीशियम में भी द्विखंडन के द्वारा जनन होता है, और लेशमानिया में भी द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। आपको द्विखंडन के द्वारा जनन वाले जंतु याद करने हैं, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया में द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है एटेरियम, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। अब यहाँ आपको समझना है कि समस्थानिक चीज़ क्या है। समस्थानिक का मतलब है सम स्थान। जो आपकी आवर्त सारणी है, तो जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है आपका आवर्त सारणी में पहले समूह में है। तो इसके 3 प्रकार के समस्थानिक वैज्ञानिकों ने खोजे। यह भी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो पहला जो समस्थानिक है हाइड्रोजन का, वो आपका प्रोटियम है, याद कर लो इसका सूत्र 1H1। ड्यूटीरियम माने ड्यू माने 2, इसका समस्थानिक है 1H2। और ट्राइटियम, ट्राई माने होता है 3, 3 माने 3, इसका समस्थानिक है 1H3। तो यह आपके देखो हाइड्रोजन के समस्थानिक है 3। एटेरियम का नाम आपको कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपका हो गया रोंग। हाइड्रोजन जो है आपका, इसका परमाणु क्रमांक इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका 1 है। क्या है? 1 है। समस्थानिक परीक्षा में आते ही रहते हैं। क्लोरीन के समस्थानिक भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लोरीन के ध्यान रखें, तो क्लोरीन के समस्थानिक आपके 2 हैं, याद कर लो। क्लोरीन के समस्थानिक कितने हैं आपके? 2 हैं। ये आप लिखते चलो सब कुछ। एक है आपका 17 क्लोरीन 35 और एक है आपका 17 क्लोरीन 37। यह भी परीक्षा में आपका कई बार पूछा गया है। हीलियम, नियोन तथा आर्गन हैं। क्या हैं? यह अक्रिय गैसें हैं। अब अक्रिय गैसें कौन होती हैं? तो आवर्त सारणी जो होती है आपकी, इस प्रकार से आवर्त सारणी होती है बच्चों। तो आवर्त सारणी में 18वां जो समूह है, ग्रुप है, उसमें तत्व रखे गए हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, याद कर लो। तो ये सभी जो हैं आपकी क्या हैं? ये सभी जो हैं आपकी अक्रिय गैसें हैं। क्या हैं? अक्रिय गैसें। तो देखिए यहाँ पर पेपर में जो पूछा है, यहाँ से हीलियम उठाया इनने और यहाँ से इन्होंने नियोन उठाया और आर्गन उठाया। हो सकता है परीक्षा में कल कितना इनको उठा लें, पूछ लें आपसे। तो याद कर लो 18वें समूह के, यही पूछ लेंगे कि 18वें समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? अक्रिय गैसें कहते हैं। इसके अलावा इसको शून्य समूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको शून्य समूह भी कहते हैं। इसके अलावा इनको निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं। सारी चीज़ आपको बता रहे हैं हम। इसके अलावा इनको दूसरा नाम हो गया देखो निष्क्रिय। वही बात है, चाहे अक्रिय बोलो चाहे निष्क्रिय बोलो। कल के दिन पेपर में आएगा कि निष्क्रिय गैसों के नाम बताओ। इनमें से कुछ ना कुछ 1 2 3 पूछी जाएंगी। तो चाहे निष्क्रिय गैसें कहो, चाहे अक्रिय गैसें कहो, चाहे फिर 18वें समूह की गैसें कहो। 18वें समूह की गैसें कहो, कौन सी हैं? यह आपकी हैं। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है? तो माने सभी मच्छर के काटने से मलेरिया रोग नहीं होता है। ये आप अपने मस्तिष्क में इस बात को बिठा लो। इसलिए इन्होंने कहा है कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आपको यहाँ ध्यान रखना है परीक्षाओं तक, मादा। तो जब मादा एनाफिलीज मच्छर आपको काट लेती है तो आपको मलेरिया रोग हो जाता है। सभी मच्छरों के काटने से मलेरिया रोग नहीं होता है, आपको ध्यान रखना। अब जो एडीज है, अगर एडीज मच्छर काट ले तो डेंगू हो जाता है। अगर क्यूलेक्स नाम का मच्छर काट ले तो फाइलेरिया हो जाता है। फाइलेरिया पता है आपको? इसको हाथी पांव की बीमारी कहते हैं।
पाँव बहुत मोटे हो जाते हैं, व्यक्ति चल भी नहीं पाता। अगर किसी के बगल में ऐसा कोई रोगी है जिसके पाँव हाथी जैसे हैं, तो वो अगर कोई मच्छर जो है क्यूलेक्स जो है उस व्यक्ति को काट ले, जिसको फाइलेरिया है, अगर वही मच्छर आपको भी काट ले, किसी को भी काट ले, उसको भी फाइलेरिया हो जाता है। तो जान से भी प्यारे, आप बेटे हो अपनी माँ के, आप मुख हो अपनी माँ के। तो एलपीजी जो गैस है, जिसको हम कुकिंग गैस कहते हैं, इसका मुख्य घटक है। माने एलपीजी में बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं, लेकिन जो मेन गैस है, जो मुख्य गैस है, वो है आपकी ब्यूटेन। कौन सी है? ब्यूटेन। तो मम्मी खुद भूखी रह सकती हैं अगर उनको आलस आ रहा है खाना बनाने में, लेकिन बेटा आपने कहा कि मम्मी हमें खाना बना दो, भूख लग रही, तो मम्मी कुछ भी कर रही हूँ तो खाना बना देंगी, क्योंकि आप मुख हो, आप मुख्य घटक हो। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या लिखोगे? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब है मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है, तो इसका उत्तर है आपका सोडियम। मिट्टी का तेल माने केरोसिन, आप केरोसिन बोलते हैं, कई लोग घासलेट भी बोलते हैं। तो जो सोडियम है, इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है, नहीं तो ये आग पकड़ लेती है। ये पानी से क्रिया करके तुरंत ही आग पकड़ लेती है। तो आपने जादुनी विज्ञान में देखा होगा, जैसे जो नारियल होता है, नारियल में सोडियम छिपा करके रख देते हैं, आप कोई पानी छिड़के तो तुरंत वो आग पकड़ लेता है नारियल। तो ये जादुनी विज्ञान में भी आप सोडियम का प्रयोग देखते हैं। इसको अब लैबों में मिट्टी के तेल में रखा जाता है, या कहें केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन पता है आपको? तो आपका आंसर क्या है इस प्रश्न का? सोडियम। अब है पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहले कृत्रिम सैटेलाइट कौन था? तो पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहले कृत्रिम सैटेलाइट पहुंचा था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट एक मशीन है और जिसको रूस ने भेजा था। किसने भेजा था? रूस देश ने भेजा था। अब इसका नाम कृत्रिम क्यों है? क्योंकि मनुष्यों ने बनाया है, वैज्ञानिकों ने बनाया है, तो उसे अपन कृत्रिम बोलते हैं। जो मनुष्य बनाता है उसको हम कृत्रिम बोलते हैं। तो कृत्रिम सैटेलाइट, ऐसा कौन सा कृत्रिम सैटेलाइट था जिसको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? तब भी आपका उत्तर स्पुतनिक फर्स्ट ही रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए ग्रह और उपग्रह के बारे में। क्यों? देखिए, ग्रह क्या होते हैं? ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह बोलते हैं। तो जो मशीनें भेजी जाती हैं, इनको हम एक नया नाम देते हैं। क्या नाम, नया नाम देते हैं? कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह कौन है आपका? प्राकृतिक उपग्रह है आपका चंद्रमा। इसको उपग्रह क्यों कहा? क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आप समझ गए ग्रह उपग्रह में अंतर। ग्रहों की संख्या होती है 8, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाए उसे उपग्रह है। अब प्रश्न है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? अम्लीय, क्षारीय और उदासीन सुना होगा। अब जो आपकी आवर्त सारणी है बच्चों, आवर्त सारणी जो है आपको इसमें 3 प्रकार की जानकारी मिलेगी। क्या मिलेगी जानकारी में? एक तो धातु, फिर अधातु देखने को मिलेंगे, और आपको फिर देखने को मिलेंगे उपधातु। ठीक है, याद रखो।
तो जो धातुओं की प्रकृति होती है, ये आपकी क्षारीय होती है, तो याद रखें। और जो आपके अधातु होते हैं, ये आपके अम्लीय होते हैं, याद कर लो। जो आपके अधातु होते हैं इनकी प्रकृति आपकी अम्लीय होती है, जो धातुएं होती हैं इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब प्रश्न है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? माने जो संतान होने वाली है वो आपकी लड़का होगी या फिर आपकी लड़की होगी, जो संतान होने वाली है। तो ये मतलब ये निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से, कि या तो लड़की होगी या लड़की होगी। क्योंकि जो महिलाएं हैं मेरे बच्चों, महिलाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके XX होते हैं सबरे। लेकिन जो आपके पिता हैं, इनके अंदर होते हैं XY। तो बताओ, लड़का लड़की के योगदान में कुछ भी योगदान नहीं है माँ का, पिता का है, लेकिन दोष दिया जाता है माँ को कि इसके तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ होती हैं, जबकि ये तो सारा दारोमदार जो है किन पर है? पिताजी पर है। अगर जो X है यह इस X से मिल जाए तो सिंपल सी बात, लड़की पैदा होगी। अगर पिता का Y गुणसूत्र X से मिले, माँ की X से मिले, तो संतान जो है लड़का होगी। पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? पहली क्लोन भेड़ का नाम था डॉली। कौन था? डॉली भेड़। परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल किसने दिया था? परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल दिया था J.J. थॉमसन ने। माने लोग बागों ने क्या है बताया था कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। अब किसी ने कहा कि परमाणु कैसे होते हैं, तो सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था J. थॉमसन भाई ने। तो J. थॉमसन भाई ने सबसे पहले बताया था कि परमाणु ऐसा ऐसा होता है, गोल होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा होगा परमाणु संरचना। संरचना माना बताना कि कैसा कैसा। तो परमाणु संरचना का जो प्रथम मॉडल में परमाणु के बारे में बताया कि ये कैसा होता है, वो बताया था आपके J.J. थॉमसन वैज्ञानिक ने। यहाँ आपको ध्यान रखना है J.J. थॉमसन के बारे। अब प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? माने कोशिका के बारे में बताए, कोशिका कैसी कैसी होती है, कोशिका का काम क्या है, कोशिका कैसे बनती है, तो ये सब बताया था स्लीडन और स्वान ने। अब यहाँ ब्रचोव के बारे में क्या पूछते हैं? ब्रचोव ने कहा था कि एक सेल से ही सभी कोशिकाएं बनती हैं, एक सेल से सभी कोशिकाएं बनती हैं। और भाई साहब ने क्या था? हुक ने क्या है? सबसे पहले इन्होंने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज। ध्यान रखें, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अब है पोलियो का कारक है। माने जो पोलियो रोग है इसको कौन करता है? पोलियो फैलाने वाला जंतु है, जीव है, सूक्ष्म जीव है, विषाणु को अंग्रेजी में हम वायरस भी कहते हैं। तो पोलियो रोग जो है किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। अभी जो आपका कोरोना फैला था ये भी आपका किससे फैला था? ये भी आपका वायरस से फैला था, विषाणु से फैला था। आपका जो जुकाम है ये भी आपका किससे होता है? विषाणु से होता है। आपके जो गलसूगा रोग हैं इनको हम मम्प्स नाम से जानते हैं, ये भी क्या है? विषाणु से फैलता है। तो पोलियो किससे फैलता है आपका? पोलियो विषाणु से फैलता है। तो वायरस से होने वाले रोग आप याद करें, हम ट्रिक्स से आपको बताएंगे। और भोर एवं संध्या का तारा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र को। अच्छा, शुक्र क्या है? ये आपका ग्रह है। क्या है? ग्रह है। ये आपका ग्रह है। तो ये बताओ हमको, तारा क्या होते हैं? तारा वो होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों, उनको तारा कहते हैं। अब शुक्र ग्रह जो है इसको
इसको तारा क्यों कहा जा रहा है? तारा इसलिए कहा जा रहा है कि आप सुबह जग करके देखना, आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, सुबह दिखाई देगा और शाम को दिखाई देगा। तो इसको बोला गया है कि भोर का तारा और संध्या का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में एक बात और फेमस है, पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो भोर माने इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहते हैं। प्रश्न है सबसे अधिक लचीली धातु है, तो इसका आपका आंसर है सोना। अच्छा, लचीली का मतलब क्या है? लचीली का मतलब होता है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा तान सकें। तो सोना ऐसी धातु है, सोना आपकी ऐसी धातु जिसको ज़्यादा से ज़्यादा तान सकते हैं, इसलिए महंगी होती है। इसका संक्षारण नहीं होता, संक्षारण नहीं होता, संक्षारण नहीं मतलब इसमें जंग नहीं लगती। जब जंग नहीं लगती है इसलिए महंगी है आपकी। तो आपने क्या सीखा? सबसे अधिक लचीली धातु है सोना, इसको सबसे अधिक तान सकते हैं। इसमें तन्यता का गुण होता है, इसका संक्षारण नहीं होता, माने इसमें जंग नहीं लगती है। और कैसे कलर की होती है सभी को पता है, येलो कलर की होती है, माने पीले रंग की होती है सोना धातु। जब दो सामान्य दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखे जाएं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। इसका मतलब ये है जब यदि हम दो दर्पण रख दें, इसके बीच में यहाँ कोई वस्तु रख दें, कहीं भी रख दें, तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने? अनंत। आँखों का रंगीन भाग कहलाता है परितारिका। परितारिका को अंग्रेजी में कहते हैं आइरिस। क्या? आइरिस। आइरिस आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर आइरिस नहीं होता तो जैसे ही आप एकदम तेज प्रकाश में जाते, आँखें आपकी खराब हो जाती।